नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 22 मई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 4 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में डिटेल से जानेंगे बैकग्राउंड के साथ। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे साइक्लोन अम्फान के बारे में। तीसरे नंबर पर हम इशू डिस्कस करेंगे कश्मीर में रिस्ट्रिक्शंस से संबंधित 4G पर। और सबसे लास्ट में इंडियन एक्सप्रेस का एक APMC एक्ट से संबंधित आर्टिकल है, उसमें 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, इसका फिलहाल करंट स्टेटस क्या है वो आपको डिस्कस करना है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में आपको बताना है दोनों देशों ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हम पहले जानते हैं। देखो, इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर की टोटल लेंथ है 3488 किलोमीटर से। यहाँ पर देखो, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ मिलता है। इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन का नाम है मैकमोन लाइन। और हमारे देश में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP जो है वो इंडिया चाइना बॉर्डर की सुरक्षा करती है। देखो, ध्यान देने वाली बात यह है 1950 से पहले इंडिया और चाइना के बीच कोई बॉर्डर था ही नहीं। बीच में तिब्बत हुआ करता था और तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन था। तिब्बत एक बफर का काम करता था इंडिया और चाइना के बीच, और इंडिया और चाइना बॉर्डर नहीं शेयर किया करते थे। इंडिया का बॉर्डर हुआ करता था तिब्बत के साथ, ना कि चाइना के साथ। लेकिन 1950 में चाइना ने क्या किया, तिब्बत को हड़प लिया। अब देखो, तिब्बत चाइना के अंदर शामिल हो गया तो फिर इसका मतलब हमारा जो पहला बॉर्डर मिला करता था तिब्बत के साथ, और अब तिब्बत किस में शामिल हो गया है, चाइना ने, क्योंकि चाइना ने हड़प लिया है तिब्बत को। तो हमारा बॉर्डर अब किससे मिलेगा, हमारा बॉर्डर अब मिलेगा चाइना से। तो इसके बाद देखो क्या हुआ, 1954 से चाइना जो है इंडिया की काफ़ी सारी टेरिटरी को अपना बता के क्लेम करने लगा। चाइना ने कहना स्टार्ट कर दिया कि अक्साई चीन हमारा है। ये जो एरिया है इस पर चाइना ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। 1954 से चाइना उत्तराखंड का कुछ एरिया पर अपना क्लेम करने लगा। चाइना पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने लगा। इंडिया चाइना बॉर्डर को देखो मेनली आप 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो, वेस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। शुरुआत में वैसे मैंने बोला था कि उत्तराखंड के कुछ एरिया को चाइना अपना बताता है, लेकिन मिडल सेक्टर में कोई खास विवाद है नहीं। मिडल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन 2 राज्यों का बॉर्डर मिलता है चाइना के साथ, और कोई खास विवाद नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत चाइना कभी कभी बोलता रहता है, लेकिन उतना असर्टिवली नहीं। तो मिडिल सेक्टर में आप कह सकते हो कोई बॉर्डर पे कोई खास विवाद है नहीं इंडिया और चाइना के बीच। लेकिन 2 सेक्टर्स मेन हैं, वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। पहले बात करते हैं वेस्टर्न सेक्टर की। देखो, 1865 में जॉनसन लाइन ड्रा की गई थी, और उस जॉनसन लाइन के हिसाब से अक्साई चीन जो था वो जम्मू एंड कश्मीर में आता है। अक्साई चीन जिस पर आज के समय में चाइना का कब्जा है। 1962 की लड़ाई में चाइना ने इस एरिया पर कब्जा कर लिया है, और उससे पहले चाइना ने यहां पे एक रोड बना दी थी। यहां पर देखो, 1962 से पहले चाइना ने ये रोड बनाई थी, जिसका हमने विरोध किया था। इंडिया चाइना बॉर्डर पे थोड़े बहुत क्लैशेस होते गए, और बाद में ये वार में कन्वर्ट हो गए। 1962 में हम ये युद्ध हार गए थे, क्योंकि चाइना के पास लोकेशन का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल था। तो फिर से आते हैं वेस्टर्न सेक्टर की तरफ। 1865 में जॉनसन लाइन ड्रा की गई थी, और उस लाइन के हिसाब से अक्साई जो चीन था, अक्साई चीन का एरिया जो अभी फिलहाल चाइना के पास है वो जम्मू एंड कश्मीर में आता था। उस समय चाइना जिंगजियांग रीजन को कंट्रोल नहीं करता था। यहां पर देखो, जिंगजियांग रीजन चाइना का वो रीजन जिसमें आज इंस्टेबिलिटी रहती है। वहाँ पे उइगर जो मुस्लिम हैं वो अलग से देश की मांग कर रहे हैं। वो जिंगजियांग रीजन 1865 में
चाइना के पास नहीं था, लेकिन 1890 आते आते चाइना ने अपना कब्जा इस्टेब्लिश कर लिया था जिनजियांग रीजन में, और चाइना अक्साई चीन को क्लेम करने लगा। तो उस समय एक लाइन ड्रा की गई थी 1890 में, मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन। यहां पर देखो, इतना ज़्यादा यूपीएससी नहीं पूछेगी, लेकिन थोड़ा एक आपको ब्रॉड कंसेप्ट पता होना चाहिए कि विवाद की शुरुआत होती कहां से है इंडिया और चाइना के बीच। अदरवाइज ये संभावना नहीं है कि यूपीएससी यूं क्वेश्चन पूछेगी कि इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर विवाद का इतिहास क्या है, उसे डिस्कस कीजिए। इसकी संभावना नहीं है। बस आपको एक बड़ी पिक्चर समझ में आ जाए कि ये इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर विवाद है उसकी शुरुआत कहां से होती है। तो शुरुआत में देखो 1865 में जॉनसन लाइन के अनुसार अक्साई चीन जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था। उसके बाद उस समय जिनजियांग रीजन पर चाइना का कब्जा नहीं था, लेकिन 1890 में चाइना का कब्जा इस्टेब्लिश हो गया जिनजियांग रीजन पर, और एक लाइन ड्रा की गई थी मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन। इस लाइन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया था चाइनीज प्रपोजल के बाद, लेकिन देखो चाइनीज गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो मान लिया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में ब्रिटिश सरकार थी। ब्रिटिश सरकार ने चाइनीज प्रपोजल को मान लिया था, लेकिन चाइना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चाइना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि चाइना की जो है वो हाँ है इस लाइन के ऊपर, मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन के ऊपर चाइना की हाँ है, ऐसा ब्रिटिश सरकार के द्वारा सोचा गया। मतलब अक्साई चीन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, ऐसा एज्यूम कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन 1947 में इंडिया आज़ाद होता है। इंडिया जॉनसन लाइन के आधार पर अपनी ऑफिशियल बाउंड्री को मानता है, और यह भी मानता है इंडिया कि जॉनसन लाइन के अनुसार अक्साई चीन जो है वो इंडिया का पार्ट है। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया 1957 के आसपास हमें पता लगता है कि चाइना तो यहाँ पे रोड बना चुका है, तो इंडिया ने इसका विरोध किया। क्लैशेस होते गए इंडिया और चाइना के बीच। वो क्लैशेस बाद में वार की शक्ल ले गए। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वार हुआ, और उसके बाद से ये अक्साई चीन जो है वो चाइना के कब्जे में है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्टर्न सेक्टर की। वेस्टर्न सेक्टर की हम बात कर चुके हैं, ईस्टर्न सेक्टर की हम अब बात करने वाले हैं। देखो, वेस्टर्न सेक्टर में इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं 2150 किलोमीटर के आसपास। मिडिल सेक्टर में इंडिया और चाइना आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं 625 किलोमीटर के आसपास, और ईस्टर्न सेक्टर में इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं 1140 किलोमीटर के आसपास। ईस्टर्न सेक्टर की क्या कहानी है? देखो, 1913-14 में शिमला अकॉर्ड के अनुसार बॉर्डर डिफाइन हुआ था तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच। जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उस समय इंडिया का बॉर्डर तिब्बत के साथ मिलता था, चाइना के साथ डायरेक्टली नहीं मिलता था। इंडिया और चाइना के बीच तिब्बत एक प्रकार से बफर स्टेट का काम करता था, लेकिन बाद में तिब्बत को चाइना ने हड़प लिया। तो 1913-14 में हुए शिमला अकॉर्ड में पार्टिसिपेट किया गया था ब्रिटिश इंडिया ने, चाइना ने और तिब्बत ने। इस शिमला अकॉर्ड के अनुसार अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट था, और इस लाइन को नाम दिया गया मैकमोहन लाइन। लेकिन जब देश आज़ाद होता है, चाइना इस मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर देता है। चाइना कहता है ये शिमला अकॉर्ड जब साइन हुआ था तो उस समय ये अकॉर्ड ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइन किया गया था, और ब्रिटिश सरकार एक इंपीरियलिस्ट पावर थी, यानी इंडिया आज़ाद नहीं था और ब्रिटिश एक इंपीरियलिस्ट पावर थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए एग्रीमेंट को हम नहीं मानेंगे, चाइना ऐसा बोलता है। चाइना पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जताता है, खास करके तवांग पर। चाइना कहता है तवांग जो है वो तिब्बत का पार्ट है। और देखो, हैरानी की बात यह है, जिस मैकमोहन लाइन को चाइना इग्नोर करता है बॉर्डर के लिए, इंडिया कहता है कि मैकमोहन लाइन को आप मानिए, जिसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, लेकिन चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। चाइना कहता है इंपीरियलिस्ट पावर ब्रिटिशर्स ने ये मैकमोहन लाइन डिफाइन की थी। लेकिन दूसरी तरफ म्यांमार के साथ बॉर्डर डिफाइन करने में वही चाइना मैकमोहन लाइन को मानता है। तो ये इससे चाइना की जो हिपोक्रेसी है वो साफ तौर पर झलकती है। मतलब म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर डिफाइन करना हो तो हाँ, हम मैकमोहन लाइन को मानते हैं, लेकिन इंडिया के साथ जब बॉर्डर डिफाइन करने की बात हो
तो चाइना बोलता है कि हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं। 1962 में जब देखो वार हुआ था तो उस समय चाइना ने ईस्टर्न सेक्टर में भी काफ़ी सारे एरिया पे कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में वो एरिया चाइना ने हमें लुटा दिया था और प्री वार कंडीशंस अभी फिलहाल एग्जिस्ट करती हैं इंडिया और चाइना के बीच। अभी देखो सिचुएशन ये है, इंडिया और चाइना बॉर्डर पर प्रॉपर फेंसिंग नहीं है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर आपने देखा होगा, इवन बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर भी फेंसिंग है, बाढ़ है, आसानी से कोई एक पर्सन इधर से उधर जा नहीं सकता। लेकिन चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर है यहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं है और कई कई एरियाज ऐसे हैं जिनको दोनों के द्वारा क्लेम किया जाता है, इंडिया के द्वारा भी और चाइना के द्वारा भी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिया की आर्मी उस एरिया में चली जाती है जो चाइना के द्वारा भी क्लेम किया जाता है, तो फिर चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो इंडिया के सोल्जर्स को बोलते हैं कि ये एरिया तो हमारा है, आप यहाँ पर क्यों आ गए। तो इंडिया वाले भी बोलते हैं हमारा एरिया है। तो लोकल मैकेनिज्म तैयार होकर रखा है, दोनों अपना अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाते हैं और बाद में लौट जाते हैं अपने अपने साइड की तरफ। तो मेन पॉइंट आप समझ गए ना, परसेप्शन बॉर्डर की अलग अलग है दोनों देशों की, इसलिए दोनों देशों के सोल्जर्स आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर समय टकराव नहीं होता, बस प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं, चलो तुम जाओ अपनी तरफ और हम जाते हैं अपनी तरफ। लेकिन कई बार क्या होता है, धक्का मुक्की हो जाती है, पत्थर आपस में एक दूसरे के सोल्जर्स पर मारे जाते हैं, फायरिंग नहीं होती। देखो अंतिम समय फायरिंग हुई थी इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच 1967 में, उसके बाद से अभी तक गोलाबारी इंडिया और चाइना बॉर्डर पर नहीं हुई है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब दोनों देशों के सोल्जर्स के बीच धक्का मुक्की होती है बॉर्डर पे या फिर पत्थरबाजी होती है, मामला देखो बढ़ जाता है, मीडिया में आ जाता है और टेंशन्स क्रिएट हो जाती हैं। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा, जैसे 2013 में हुआ था, लद्दाख में दोनों देशों के सोल्जर्स आमने सामने आ गए थे, धक्का मुक्की हुई थी। 2017 में भी डोकलाम में विवाद हुआ था और अब पिछले एक हफ्ते में 4 इंसिडेंट्स सामने आए हैं जिसमें इंडिया और चाइना के सोल्जर्स आमने सामने आ गए और कुछ इंसिडेंट्स में धक्का मुक्की हुई, पत्थरबाजी हुई और जिस वजह से दोनों देशों के कुछ सोल्जर्स घायल भी हुए। देखो जब डोकलाम विवाद हुआ था 2017 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति ने यह डिसाइड किया था, दोनों इस बात पर एग्री हो गए थे, बॉर्डर को लेकर जो डिफरेंसेस हैं इनको डिस्प्यूट्स में तब्दील नहीं होने दिया जाएगा दोनों देशों के द्वारा और बातचीत की सहायता से इन डिफरेंसेस को एड्रेस किया जाएगा। उस समय दोनों देशों के प्रीमियर्स ने अपनी अपनी मिलिट्री को ये सिग्नल दिया था। 2005 और 2013 में जिन प्रोटोकॉल्स पर एग्रीमेंट साइन हुआ है बॉर्डर पर पीस मेंटेन करने के लिए, उन प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो कीजिए और डिफरेंसेस को डिस्प्यूट में मत बदलने दीजिए। अभी देखो हाल ही में ये जो इंसिडेंट हुआ, हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज नरवाने, इन्होंने तो इस पूरी घटना को कूल डाउन करने का प्रयास किया, लेकिन चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस मैटर को एस्केलेट कर दिया है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दी कि इंडिया जो है LAC के स्टेटस को यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश कर रहा है। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच है। और चाइना ने ये ऑब्जेक्शन क्यों रेज किया, इसका देखो एक रीजन भी है। रीजन क्या है, देखो इंडिया चाइना बॉर्डर पर चाइना की साइड चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर लिया है, रोड्स इस्टेब्लिश कर ली हैं, चेक पोस्ट अच्छी हैं, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया चाइना बॉर्डर पर चाइना की साइड है कि आवश्यकता पड़ने पर जल्दी से चाइना की आर्मी को वहां पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन हम इस मामले में थोड़ा स्लो रहे, हमने हमारी साइड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं किया। लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार जागी है, सरकार ने इंडिया चाइना बॉर्डर पर अपनी साइड इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना स्टार्ट कर दिया, बॉर्डर पर रोड्स डेवलप करनी स्टार्ट कर दी और इसी से चाइना को दिक्कत है। चाइना बड़ा चालाक है, अपनी साइड तो ऑलरेडी रोड्स बना के रखी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर लिया है, लेकिन अब इंडिया बॉर्डर के नजदीक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहा है तो चाइना को इससे दिक्कत है। एक रोड
कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चल रही थी, उसको चाइना के सोल्जर्स ने रोकने की कोशिश की। इसी वजह से दोनों देशों के सोल्जर्स आमने सामने आ गए। पिछले साल वैसे इंडिया ने डीबीओ यानी डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्दी रोड डेवलप की, जो कि लेह को काराकोरम पास से जोड़ती है। डीबीओ में हमारी एक लैंडिंग स्ट्रिप भी है, यानी जो एयरक्राफ्ट है वहां पर लैंड कर सकते हैं, ऐसी लैंडिंग स्ट्रिप है 16,000 फीट की ऊंचाई पर। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो दोनों देशों की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि एग्जिस्टिंग चैनल्स और मैकेनिज्म की सहायता से बॉर्डर पर टेंशंस को डिफ्यूज किया जाए। ब्रिगेड कमांडर्स की वैसे फ्लैग मीटिंग तो आयोजित हुई थी इन टेंशंस को डिफ्यूज करने के लिए, लेकिन वो फ्लैग मीटिंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच की। तो एक बात ये भी जाहिर होती है, ऑलरेडी जो मैकेनिज्म्स या फिर चैनल्स हैं इस प्रकार के इंसिडेंट्स को एड्रेस करने के लिए वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हैं। अभी इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात चल रही थी, लेकिन पिछले काफ़ी समय से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच मीटिंग नहीं हुई है। तो ये भी आवश्यकता महसूस होती है कि जल्द से जल्द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में मिलें और बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने की कोशिश की जाए, ताकि फ्यूचर में ऐसी घटनाएं सामने ना आए। अभी होना ये चाहिए, दोनों देश एक दूसरे के क्लेम को समझें। इंडिया ये समझे चाइना कितने एरिया पर क्लेम कर रहा है, और चाइना ये समझे इंडिया कितने एरिया पर क्लेम कर रहा है। उसके बाद एक दूसरे के क्लेम को समझ के बॉर्डर पर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाए, ताकि आमने सामने ना आए दोनों देशों की आर्मी। अंत में देखो, अभी जो इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर है यही फाइनल होने वाला है। बेशक माइनर एडजस्टमेंट कुछ हो जाए, लेकिन अक्साई चीन इंडिया के पास आ जाएगा चाइना से, प्रैक्टिकली बात करें तो इसकी संभावना बहुत कम है। और चाइना को भी ये भूल जाना चाहिए कि तवांग उसके पास कभी आ सकता है। तो ये जो LAC है यही फाइनलाइज होगी माइनर एडजस्टमेंट के साथ। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट का समाधान निकालना है तो बजाय बार बार टेंशन्स क्रिएट करने के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स को बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 16 मई को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा वार्निंग दे दी गई थी कि जल्द ही हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर साइक्लोन अम्फान टकरा सकता है। इंडिया का जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो जब से ये वार्निंग दी गई तब से दोनों स्टेट्स, खास करके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तैयारी करने लगे। अगर कुछ गलत होता है, अगर नुकसान होता है इस साइक्लोन के टकराने से, उसे कम किया जा सके। देखो ईस्टर्न कोस्ट पर जो स्टेट्स आते हैं उन्होंने एक कोड ऑफ प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके रखा है। अगर कैटेगरी 3 का साइक्लोन आता है तो हम कोस्ट के नज़दीक जो लोग हैं या फिर वल्नरेबल इलाकों में जो लोग हैं इनको इवैक्यूएट कर देंगे। बैकअप पावर को अरेंज किया जाएगा, लोगों को आगाह किया जाएगा, चेतावनी दी जाएगी कि आप कोस्ट से दूर रहिए। कुछ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स को साइक्लोन शेल्टर डेजिनेट किया जाएगा, ताकि साइक्लोन आने पर उस बिल्डिंग्स में आसपास के लोग शरण ले सकें। इसके साथ साथ एक हफ्ते का जो पका हुआ खाना है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, और सबसे लास्ट में मेडिकल सप्लाईज है, इनको भी तैयार रखा जाएगा। ये सारे प्रोविजंस ईस्टर्न कोस्ट पर आने वाले स्टेट्स के द्वारा लिए जाते हैं अगर साइक्लोन 3 कैटेगरी में आता है, और यही सब किया गया उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के द्वारा। लेकिन देखो साइक्लोन की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। इस साइक्लोन अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हजारों घर तबाह हो गए हैं। खबर आ रही है बंगाल में अभी तक 72 लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स का कहना है ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। आर्टिकल में कहा जाता है कि ऑलरेडी देखो कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में वहाँ के लोग सफ़र कर रहे थे, ऊपर से इस साइक्लोन की मार लोगों को और ज़्यादा स्ट्रेस में डालेगी, और प्रशासन को भी देखो काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप राहत पहुंचाते हो, जैसे खाना बांटते हो, तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नॉर्म्स को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एहतियात बरतनी होगी। फिर लास्ट में एक बात ये बोली जाती है
कोलकाता में एयरपोर्ट को तो फिर से ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है ताकि और ज़्यादा एडिशनल एनडीआरएफ की टीम जो भेजी गई है सेंटर के द्वारा बंगाल में, वो वहाँ पे लैंड कर सके, ये ज़रूरी था। लेकिन बहुत सारे इलाकों में अभी भी बिजली की व्यवस्था नहीं है। हालात का सही ढंग से पता भी नहीं लग रहा है कि नुकसान की इंटेंसिटी क्या है। तो पश्चिम बंगाल ने सेंटर से मांग की है कि जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल के लिए पैकेज अनाउंस किया जाए, क्योंकि 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है इस साइक्लोन की वजह से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बंगाल की और उड़ीसा की मदद करनी ही होगी इस आपदा से निपटने के लिए। आज शायद प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के दौरे पर हालात का जायजा लेने के लिए। देखो, कोविड-19 की जो महामारी है वो तो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगी, जब वैक्सीन डेवलप हो जाएगी या फिर ड्रग डेवलप हो जाएगी। लेकिन साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, रेगुलरली आते रहते हैं ईस्टर्न कोस्ट पर। आज हमारी सिचुएशन ये है, हम पहले से तो बेहतर सिचुएशन में हैं उन साइक्लोन्स का सामना करने में। जैसे 1999 में एक साइक्लोन आया था, बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी उड़ीसा में। लेकिन फिर भी हम और बेहतर कर सकते हैं। हम ईस्टर्न कोस्ट पर साथ लगते जो शहर हैं, राज्य हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को रिजिलियंट हमें बनाना होगा। ऐसे घर बनाने होंगे, ऐसे बिल्डिंग्स बनानी होंगी ताकि अगर साइक्लोन आता भी है तो बिल्डिंग्स ना टूटें, साइक्लोन का ज़्यादा असर उन बिल्डिंग्स पर ना हो। इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया, महामारी तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन साइक्लोन्स रेगुलरली आते रहेंगे ईस्टर्न कोस्ट पर, और इनसे निपटने का एकमात्र सॉल्यूशन यही है बेहतर तैयारी, बेहतर प्रिपेयर्डनेस। ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत होगा, अगर साइक्लोन रिजिलियंट होगा तो ज़्यादा तबाही नहीं मचेगी। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप मुझे एक बात बताइए, जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? देखो, जुडिशियल रिव्यू का सिंपल मतलब ये है ना कि जुडिशरी लेजिस्लेचर्स के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको रिव्यू कर सकती है। एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिए गए हैं उनको रिव्यू कर सकती है। और अगर जुडिशरी रिव्यू करते वक्त ये पाती है ये जो कानून या फिर डिसीजंस हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं, तो उनको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा। अभी हुआ क्या, देखो, कश्मीर में जब स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया तो उसके बाद इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कश्मीर में। तो अनुराधा भसीन जो ग्रेट कश्मीर न्यूज़पेपर से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस प्रकार से इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना ये हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, जैसे राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड हेल्थ। ये सब जो राइट्स हैं वायलेट हो रहे हैं इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो उस समय देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना था राइट टू इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये फंडामेंटल राइट्स के समकक्ष हैं, लेकिन देखो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये आदेश नहीं दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप कश्मीर से इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस को हटा लीजिए। फिर इसके बाद एक और मामला गया सुप्रीम कोर्ट में इसी इशू से संबंधित, फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा, जम्मू एंड कश्मीर में जो ये 4G इंटरनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ये पोटेंशली डिसप्रपोर्शनेट है। मतलब कश्मीर में जो 4G पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं ये देखो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अगेंस्ट हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अगेंस्ट अगर कोई कानून या फिर सरकार का कोई डिसीजन राइट को वायलेट करता है तो 3 कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अगेंस्ट, लेकिन वो 3 कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं इस कश्मीर में 4G रिस्ट्रिक्शंस के केस के संदर्भ में। लेकिन ये बातें रिकॉग्नाइज तो की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 11 मई की इस जजमेंट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक कमेटी बना दी होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। अब वो कमेटी फैसला लेगी
कि जम्मू एंड कश्मीर में जो 4G पर रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें हटाया जाए या फिर नहीं हटाया जाए। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने बहुत ज़्यादा पावर दी है, अगर राइट्स का वायलेशन होता है तो उसे एड्रेस करने की। इवन आर्टिकल 32 में प्रोविज़न ये है, रिट भी जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस संदर्भ में अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर अपनी ड्यूटी से पीछे क्यों भाग रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी क्यों गठित की? सुप्रीम कोर्ट सीधा बोल सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप हमारे पास फैक्ट्स लेके आइए, किस आधार पर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट दूसरी पार्टी को भी सुन सकती थी, और जैसा सुप्रीम कोर्ट को लगता कि रिस्ट्रिक्शंस को अभी लगे रहना चाहिए क्योंकि फैक्ट्स ऐसे हैं अलाउ नहीं करते ग्राउंड लेवल पर रिस्ट्रिक्शंस को फिलहाल हटाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना जजमेंट दे सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी से पीछे हट गई। ये गलत है। और देखो ये जो जस्टिस का प्रिंसिपल है उसके भी अगेंस्ट है। कैसे? आप मुझे एक बात बताइए, जम्मू एंड कश्मीर अभी क्या है? यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी में बड़े जो फैसले लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, खास करके होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी गठित कर दी। अरे भैया, होम सेक्रेटरी के ऑर्डर से ही तो वो 4G पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, और उन्हीं की अध्यक्षता में आपने कमेटी गठित कर दी जो फैसला लेगी कि रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए या फिर नहीं हटाया जाए। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। तो कम से कम आपको कमेटी गठित करनी ही थी तो कोई इंडिपेंडेंट कमेटी गठित करते ना। ये आर्टिकल के द्वारा कहा जाता है। समझ गए? तो पूरा आर्टिकल इसी थीम पर आधारित है कि राइट्स का दायरा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ सालों में एक्सपेंड किया है, लेकिन ऑलरेडी जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसे सुप्रीम कोर्ट ठीक से एड्रेस नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी से पीछे हट रही है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने बहुत ज़्यादा पावर्स दी है जुडिशियल रिव्यू की, और सुप्रीम कोर्ट को अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां सुप्रीम कोर्ट को लगता है कुछ गलत हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, सीधा सीधा आदेश देना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का APMC एक्ट से संबंधित है। कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करके हम डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल से। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हाल ही में 20 लाख करोड़ का जब पैकेज अनाउंस किया वित्त मंत्री ने, तो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी अनाउंस किए, और उसी से संबंधित एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। किसानों को अब APMC एक्ट के तहत कोई जरूरी नहीं फसलों को मंडी में लेकर जाना होगा बेचने के लिए, डायरेक्टली जहां किसान चाहें अपनी फसल बेच सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलेंगे। लेकिन आज के जो राइटर हैं वो ये बोलते हैं, देखो हमें ये समझना होगा कि APMC एक्ट के तहत जब किसान अपनी फसलों को मंडी में लेके जाते हैं तो बिचौलिए क्यों आ जाते हैं, जो इंटरमीडिएट हैं वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो किसानों को टाइमली लोन देते हैं, जिन्हें आप आड़तिया कहते हो, वो कमीशन एजेंट कहते हो। वो किसानों को लोन दे देते हैं जब किसानों को आवश्यकता होती है फसल को उगाने के लिए, इनपुट्स परचेज करने पर, या फिर सप्लाई चेन के किसी और मौके पर। तो किसानों को उन आड़तियों से लोन लेना होता है, इसी वजह से किसान बाद में जाके उन्हीं को अपनी फसल बेचता है। तो अगर आप APMC एक्ट को ख़त्म करना चाहते हो तो आप इस कमी को ख़त्म कीजिए। किसान को जब आवश्यकता पड़ती है सरकार उन्हें लोन प्रोवाइड करे, और भी जो सुविधाएं या फिर आप कह सकते हो जो मदद दी जाती है कमीशन एजेंट्स के द्वारा या फिर इंटरमीडिएट्स के द्वारा किसानों को, वो मदद सरकार प्रोवाइड करे। देखो वो बात अलग है, ये जो ट्रेडर्स होते हैं, आड़तिये होते हैं, वो फ्री में किसानों को मदद नहीं देते हैं, इंटरेस्ट वसूला जाता है। लेकिन बात होती है ऐन मौके पर जब किसान को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो ट्रेडर से ले लेते हैं, बाद में उन्हीं ट्रेडर्स को किसान अपनी फसल बेच देते हैं। अगर सरकार इन कमियों को एड्रेस करती है फिर तो ठीक है, अदरवाइज इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। एग्जाम्पल दिया जाता है बिहार का। बिहार में APMC एक्ट को ऑलरेडी ख़त्म किया जा चुका है, यानी किसानों पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनको अपनी फसल को मंडी में लेके आना है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो किसान हैं वो अपनी फसलों को मंडी में ही लेके आते हैं और उन ट्रेडर्स को बेचते हैं जिनसे उन्होंने पहले कुछ लोन लिया था या फिर दूसरी प्रकार की मदद ली थी। तो सरकार को ये चीज़ समझना होगा कि ग्राउंड लेवल पे चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्यों ट्रेडर्स के पास अपनी फसल लेके आते हैं किसान। तो ये 2-3 पॉइंट इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट थे जो हमने डिस्कस किए। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतने ही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।